बच्चों, गुड आफ्टरनून। इससे पहले भी 4 अप्रैल को आपको वाक्य भेद रचना के आधार पर पढ़ा चुके हैं, परंतु कुछ बच्चों का आग्रह था कि मैम पुनः समझाइए, तो मैं इसको पुनः समझा रही हूँ। जिन बच्चों ने नहीं किया है या नहीं देखा है वो कृपया ध्यान दें। वाक्य वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे, वो वाक्य कहलाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मधुरिमा विद्यालय जाती है, शुभम बाजार जाता है, मैंने पढ़ाई कर ली है, इत्यादि इत्यादि। वाक्य की विशेषताएं क्या हैं? किसी भी वाक्य में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए। या आप यूं समझ लीजिए कि वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सामान्यतः हिंदी में पदक्रम इस प्रकार रखा जाता है कि पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर पूरक आता है, फिर क्रिया आती है। जैसे सुमन पत्र लिखती है, प्रसून परिवार के लिए सब्जियां लाता है। सुमन पत्र लिखती है, यहाँ सुमन कर्ता है, पत्र कर्म है, लिखती है क्रिया है। शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होनी चाहिए। आप पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कोयल मधुर गाती है, प्राची विद्यालय जाती है, रमा खाना बनाती है। इन सब वाक्यों में अगर हम देखें तो कोयल, रमा, प्राची के बारे में कुछ न कुछ बताया जा रहा है, इसलिए ये उद्देश्य है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सूरज पूरब में निकला, यहाँ पर देखें पूरब में निकला या तारे आसमान में चमक रहे हैं, आसमान में चमक रहे हैं, पूरब में निकला, या चांद छिप गया है, बादल घिर आए हैं। ये सब जो है वह विधेय हैं, क्योंकि ये अपने उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। अब आते हैं वाक्य भेद। रचना के आधार पर, रचना यानी बनावट के आधार पर, इससे पूर्व आप 9th क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ चुके हैं, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। ये रचना यानी बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में जो भी कुछ घटक होते हैं उनका योग होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है। अगर साधारण शब्दों में अपनी भाषा में कहें तो इसमें एक ही कर्ता होती है और एक ही क्रिया होती है। लेकिन कभी कभी कर्ता 2 भी हो सकते हैं, जिसमें बच्चे अज्ञानवश जो है उसको संयुक्त समझ लेते हैं। जैसे आयुष पढ़ रहा है, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है। इन सब वाक्यों में आयुष पढ़ रहा है क्रिया है, आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है क्रिया है, या छात्र परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं क्रिया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आयुष करता है और क्रिया है पढ़ रहा है। आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है, इसमें तीनों हैं, आयुष करता है, चलचित्र कर्म है और देख रहा है क्रिया है। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो समान रूप से जुड़े हुए हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी भी योजक या समुच्चय बोधक पद से जुड़े रहते हैं। यहाँ ये ध्यान देना है कि समुच्चय बोधक में 2 चीजें होती है, 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण, एक व्याधिकरण। लेकिन संयुक्त वाक्य में उपवाक्यों में समानाधिकरण का संबंध होता है। स्वतंत्र उपवाक्य भी पूर्ण अर्थ का बोध कराने में समर्थ होते हैं। ये उपवाक्य आपस में योजक पद किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा आदि द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मेरे पिताजी आ रहे हैं और
भाई इंतजार कर रहे हैं। अगर हम इनको अलग अलग करें तो देखेंगे, मेरे पिताजी आ रहे हैं, पूर्ण विराम, भाई इंतजार कर रहे हैं, पूर्ण विराम। यानी ये दो स्वतंत्र वाक्य हैं जो और योजक से जुड़े हुए हैं। अंदर आकर बैठिए और बातें कीजिए। अंदर आकर बैठिए वाक्य एक, और बातें कीजिए दूसरा वाक्य, लेकिन ये और योजक से जुड़ा हुआ है। आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूं। आज परीक्षा है, विद्यालय जा रहा हूं, इसको किस चीज से जोड़ा गया है? इसलिए। इसलिए यहाँ पर समानाधिकरण है। तो इस तरह से हमने देखा कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो किसी न किसी योजक से जुड़े हुए होते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो जो किसी व्याधिकरण योजक द्वारा जुड़े हों। अभी आपने संयुक्त वाक्य में क्या पढ़ा था? समानाधिकरण। ये व्याधिकरण द्वारा जुड़े हुए हों तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौण हो, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, और गौण वाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्यों में प्रायः व्याधिकरण योजक युग्म, यानी जो, सो, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, यदि, तो, वही, जिसे, जिसे, उसे इत्यादि शब्द होते हैं। जैसे जब तक, तब तक आदि का भी प्रयोग होता है। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। मैं कब सफल होता? यदि मैं परिश्रम करता। जब वह स्टेशन पहुंचा तब मैं उससे मिला। मैं उससे कब मिला? जब स्टेशन पहुंचा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ईमानदार हो? ऐसा कौन व्यक्ति है जो ईमानदार हो? यहाँ पे भी मिश्र वाक्य है। अब प्रश्न ये आता है कि प्रधान वाक्य और गौण वाक्य यानी आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या है? आप इसमें देखिए कि यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। यहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, इसीलिए जो गौण वाक्य है हम उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। मेरे सफल होने की प्रक्रिया किस पर निर्भर है? यदि मैं परिश्रम करता। हाँ, इसी को यदि हम चाहें तो हम सरल वाक्य में बदल सकते हैं कि जैसे परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता। यहाँ परिश्रम करता क्रिया सरल वाक्य में बदलने पर बदल गई, किंतु सफल हो जाता क्रिया सरल वाक्य में बदलने पर भी नहीं बदलती। अतः मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलें और देखें कि जो क्रिया बदल जाती है वह आश्रित उपवाक्य है और जो क्रिया नहीं बदलती वह प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पद बंध के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग होता है उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। पुलिस को विश्वास था कि वह अवश्य पकड़ा जाएगा। पुलिस को विश्वास था, यह आश्रित उपवाक्य है। वह अवश्य पकड़ा जाएगा, यह प्रधान वाक्य है। यहाँ आप ये देखिए कि उदाहरण एक में संज्ञा उपवाक्य से पहले की दृश्य है, किंतु उदाहरण दो में वह अवश्य पकड़ा जाएगा, पुलिस को विश्वास था, इसमें की अदृश्य। तो यहाँ पर ये ध्यान दें कि कहीं कहीं संज्ञा उपवाक्य से पहले की अदृश्य भी होता है। छात्र भली भांति परिचित हैं कि बिना परिश्रम के प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना कठिन है। यहाँ आश्रित उपवाक्य क्या है? बिना परिश्रम के प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना कठिन है। प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। कल छुट्टी रहेगी, यह आश्रित उपवाक्य है और संज्ञा उपवाक्य। लक्ष्मण ने कहा कि हम नारी जाति से ठगे गए हैं। हम नारी जाति से ठगे गए हैं, यह आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह से
तो ये स्पष्ट हो गया कि संज्ञा प्रायः संज्ञा उपवाक्यों से पहले की योजक आता है। दूसरा जो मैं अक्सर अपने बच्चों को बताती हूँ कि प्रधान आश्रित उपवाक्य यदि संज्ञा या सर्वनाम से प्रारंभ हो, की के बाद यदि संज्ञा या सर्वनाम शब्द आता है तो भी वह संज्ञा उपवाक्य ही कहलाता है।